हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन माय चैनल। मैं आपका दोस्त शाफ अहमद और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स जो है ये किस तरह के इन्वेस्टमेंट है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। उसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा कि हम ऑनलाइन इस पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड है क्या एक्चुअल में। म्यूचुअल फंड रहता है एक तरह से, इट इज़ ए पूल ऑफ मनी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए और पैसों से क्या होगा कि उसकी जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो जाएंगी। यानी कि उसके जो नीड है जो मनी की वो फुलफ़िल हो जाएगी। और छोटे छोटे जो इन्वेस्टर है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़ अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। यानी कि फॉर एग्जांपल डेट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, मिक्सड में कर सकते हैं, यानी कि बोथ डेट एंड इक्विटी में भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इक्विटी फंड की बात करें हैं कि टू बाय एन लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट्स, तो इस तरीके के जो जितने भी शेयर्स होते हैं वो यहाँ से खरीद सकते हैं, यानी कि उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए कि जो इन्वेस्टर होता है म्यूचुअल फंड में, वो अपने जो ओनरशिप राइट्स है डिसीजन मेकिंग के वो फंड मैनेजर को वो देता है। यानी कि आप एक कंपनी को पैसे देते हो, वो आपके पैसे किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद वो आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर हम इसकी फंड्स की बात करें, जैसे कि ए बॉन्ड फंड वुड बी लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे आरबीआई बहुत सारे बॉन्ड्स इशू करता है ताकि लोग उसको खरीदे। तो इस तरीके के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ से ही देखे जाते हैं। उसके बाद है म्यूचुअल फंड होल्डर, जैसे शेयर होल्डर होता है और म्यूचुअल फंड में उसको यूनिट होल्डर बोला जाता है, जो उस ओन जो उस एसेट का, फंड एसेट का जो ओनर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूँ कि दो 20,000 का फंड है और 20 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो कितने कितने उनके पैसे हो जाएंगे। यानी कि उनके पास 20,000 डिवाइड बाई 20 कितने हो गए, तो एक एक हज़ार का, एक एक हज़ार यूनिट का वो मालिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से फंड यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की मिथ्स, यानी कि बहुत सारे इसमें अनुमान लगाए जाते हैं कि इसमें घाटा हो जाएगा, वो हो जाएगा। म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टेड ऑनली इन शेयर्स। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर में नहीं इन्वेस्ट होता, ये डेट फंड में भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी होता है। सेकंड मिथ है कि म्यूचुअल फंड जो है वो प्रोन इज़ वेरी रिस्की, ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि इस पर लिखा जाता है सब्जेक्टिव टू मार्केट, सब्जेक्टिव टू मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही एक टैगलाइन बनाया गया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बिकॉज जो भी इसको मैनेजर है, यानी कि फंड इसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को बहुत सारी एक्सपर्टाइज होती है, वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस फंड में, फंड को मैनेज करने में, और वो खुद ही इस फंड को इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो एनालिसिस होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन बहुत अच्छी होती है। तो ये मिथ बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म ही हो जाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सेकंड इज म्यूचुअल फंड्स आर न्यू इन फाइनेंशियल मार्केट, नहीं ऐसा नहीं होता था। पहले भी म्यूचुअली लोग इन्वेस्ट करते थे किसी बिजनेस में, किसी कंपनीज में, लेकिन इंडिया में कह सकते हैं कि 50 ईयर्स ले लो डाउन द लाइन, 50 ईयर्स हो गए म्यूचुअल फंड्स को। ऐसा नहीं है कि न्यू है, बहुत रिस्की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट देयर इज़ ए नीड ऑफ एनालिसिस। एंड फोर्थ थिंग इज म्यूचुअल फंड्स आर रियलेबल टू द पीपल रियरली इन्वेस्ट इन देम। ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे जितने भी आप बैंक में जितनी भी डिपॉजिट होती है वो बैंक्स भी म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। द गुड थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड इज़ दैट यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू देम। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू शुड एनालिसिस, यू शुड चूज द एएमसी, दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रॉपरली, यू शुड टेक ए गुड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आफ्टर दैट यू कैन इन्वेस्ट। तो ये मिथ भी यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड सेकंड इज फैक्ट्स।
Second is facts about the mutual fund. Equity instruments like shares are the part of the security held by mutual funds. Mutual funds also invest in debt funds which are relatively much safer. बिल्कुल है, ये बात सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एज़ कम्पेयर टू डेट, वो लोग डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें जो रिटर्न वो लाते हैं वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, अगर आप एफडी करते हो बैंक में, एज़ कम्पेयर टू एफडी इट इज़ मोर देन 5% ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से वो लोग इसको मैनेज करते हैं, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है म्यूचुअल फंड्स की, कि अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न पक्का मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स आर देयर इन इंडिया सिंस 1964। बिल्कुल, यूटीआई यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये फर्स्ट लिए यहाँ पे इंडिया में इसको लॉन्च किया था। म्यूचुअल फंड्स आर इवॉल्वेटेड इन यूएसए एंड इज़ देयर फॉर लास्ट 60 ईयर्स। येस ऑफ कोर्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स यूएसए में भी है, और यूएसए में ही ये डेवलप मोस्टली हुआ है, उसके बाद ये इंडिया में आया है 1964 में। म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन सोल्यूशन फॉर द पीपल हु वांट टू मैनेज देयर रिस्क एंड गेट एब्सोल्युटली कैरेक्टर। म्यूचुअल फंड्स में सबसे दिक्कत जो आती है वो आती है कि म्यूचुअल फंड को अच्छी तरीके से समझना। बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं और बहुत सारे डिस्कस यानी कि दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं और वो उनको भटक देते हैं, फिर वो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको म्यूचुअल फंड की एक प्रोसेस दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ये एक इन्वेस्टर है, ही इज़ द इन्वेस्टर, देन उन्होंने पूल की है मनी, यानी कि किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, तो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जब वो यहाँ पे आएंगे म्यूचुअल फंड्स में, फंड मैनेजर के पास, फंड मैनेजर क्या करता है, वो इन्वेस्ट करेगा इन्हीं म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटी मार्केट लाइक बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड ऑल द स्टफ विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जनरेट हो जाएगा क्या, रिटर्न्स। जब वो रिटर्न्स आ जाएंगे, वो रिटर्न फिर से इन्वेस्टर के पास। ये है एक सिंपल प्रोसेस। इस डायग्राम से मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, या आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे ये फुल लेक्चर में लूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है म्यूचुअल फंड्स को अंडरस्टैंड करने में। आई होप यू आर आप वीडियो के साथ बने रहिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है 2 पार्ट्स। एक है ये इमर्ज हुआ था पब्लिक प्लेस से, दैट मीन्स यूटीआई वाज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एट दैट टाइम। ओके, तो उसके बाद इमर्जेंस थ्रू प्राइवेट सेक्टर, ये 1993 में के बाद हुआ था। ओके, ये 1964 में हुआ था। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए इस फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, म्यूचुअल फंड एग्जांपल। इसकी अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, ये फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है 1964 टू 1987। इन 1963 यूटीआई पार्लियामेंट के एक्ट पे वो एस्टेब्लिश हुआ था, बट इसके पास मोनोपोली थी, यानी कि वो मार्केट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। द फर्स्ट इक्विटी फंड वाज लॉन्च्ड इन 1986। तो फर्स्ट यूटीआई जो फंड था वो 1986 में उन लोगों ने वो लॉन्च किया था। फिर सेकंड फेज़ की अगर हम बात करते हैं 1987 टू 1983, फिर नॉन यूटीआई फंड्स, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, इंडियन बैंक फंड, जीआईसी फंड, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड। तो बहुत सारे फंड्स यहाँ पे आ गए थे मार्केट में। इससे क्या हुआ कि मोनोपोली जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई। ओके, तो ये चीज़ हुआ था। अगर हम इसकी थर्ड फेज़ की बात करते हैं, ये है 1993 टू 1996, इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर एज आल्सो नोन एज ओपन एंडेड फंड्स। क्यों प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में। उससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बहुत छूट मिल गई, और म्यूचुअल फंड्स, उन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर हम फोर्थ फेज़ की बात करें, इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेटरी मेजर्स एक्शंस वर टेकन। उसके बाद इसका जो कंट्रोल है वो दिया गया था हमारी सभी को, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। क्योंकि उसके बाद जब 1991 में 1992 में स्कैम्स होने शुरू हो गए म्यूचुअल फंड्स में भी, तो फिर ये जो रेगुलेटरी है यूटीआई से उठा के सभी को दी गई, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आज तक इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी है म्यूचुअल फंड्स के इंडिया में। ओके, इस चीज़ का ज़रूर से आप ख्याल रखिएगा। अगर हम एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवांटेज है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आपके 2
1000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है आपके पास, और आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाटा कंसल्टेंसीज के शेयर ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर राइट नाउ व्हाट इज द प्राइस, लेट्स टेक 4000 रुपीज़, 1800, देर आर डिफरेंट प्राइसेस राइट। चलो 4000 लेते हैं हम लोग, 4000 टाटा आएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2000 रुपया है जो आप मंथली एसआईपी करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो, आप एक शेयर भी टाटा कंसल्टेंसी के खरीद नहीं पाओगे। वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालोगे, जो फंड मैनेजर है वो पूल ऑफ मनी, मैंने बताया कि पैसे एक साथ जमा हो जाते हैं, एक समंदर बन जाता है पैसों का, और वही लोग टाटा कंसल्टेंसीज के हज़ारों शेयर भी खरीद सकते हैं क्योंकि करोड़ों में फंड जमा होता है। तो इससे क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी बन जाती है। नॉट ओनली इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज द पर्सन कैन कैन इन्वेस्ट। ये चीज़ ज़रूर से आप ख्याल रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स का। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे मानता हूँ कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो उनका जो स्किल सेट होता है, उनका जो रिसर्च होती है, एनालिसिस होती है, ऑप्शंस होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए ताकि आपकी जो ग्रोथ है फाइनेंशियली वो बहुत बढ़ जाए। सेकंड इज रिडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। देखो क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं वो एक सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा लेट अस टेक फार्मा, अगर आप सेक्टरल फंड्स की बात करें, फार्मा, अगर फार्मा इंडस्ट्री में रिसेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं और रिटर्न नहीं मिल रहा है, उनके पास ऑप्शंस रहता है कि वो फार्मा में भी इन्वेस्ट करेंगे और वो रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करेंगे। अगर रियल स्टेट अच्छा रिटर्न दे रहा है तो वो फार्मा को कंपनसेट करेगा। इस चीज़ का भी यहाँ पे फ़ायदा रहता है इन्वेस्टर को। थर्ड थिंग इज रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। The investor has the benefit of economic of scale. The funds have paid lesser cost because a large volume has it to pass on the investors. अगर आप अदर इसमें क्या रहता है, कमीशन लेता है, फ्री में भी नहीं करते हैं ये, फ्री में 3 to 4% ऑफ कमीशन आपका जो फंड मैनेजर है, कंपनी है, वो आपसे चार्ज करेगी ऑन योर रिटर्न। ओके, इस चीज़ का आप ज़रूर से ख्याल रखिएगा। फोर्थ एडवांटेज है वाइड चॉइस ऑफ सूट रिस्क रिटर्न। इन्वेस्टर कैन चूज द फंड बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस रहते हैं, वो कोई भी फंड चूज कर सकता है पोर्टफोलियो में, कोई भी फंड, किसी भी कंपनी का आप फंड यहाँ पे चूज कर सकते हो। लिक्विडिटी की बात अगर हम करेंगे तो दैट इज द इन्वेस्टर मे बी अनेबल टू सेल द शेयर्स इजीली एंड क्विकली। व्हेन दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स दे कैन कैश देयर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। हाँ, किसी भी टाइम आप अपने जो म्यूचुअल फंड है उसको आप बेच सकते हो। इन्वेस्टर कैन सेल देयर यूनिट्स इन द मार्केट इफ़ इट इज़ क्लोज एंडेड फंड। अगर क्लोज एंडेड फंड है तो आप इन्वेस्टर जो भी है आप इसको सेल कर सकते हो मार्केट में। ओपन एंडेड फंड्स में इंट्रेंसिक वैल्यू रहता है। इंट्रेंसिक वैल्यू मीन्स द मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट यूनिट राइट नाउ। कौन, अगर आपने 2000 में खरीदा, अगर उसका वैल्यू अभी 3000 है तो आपको 1000 रुपये का वो बेनिफिट मिलेगा ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस। कन्वेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो इन्वेस्टर कैन ईजिली ट्रांसफर देयर होल्डिंग्स फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर टू गेट मार्केट इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। द फंड्स also offer a additional benefit to get like regular investment and regular withdrawal of options. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पैसे की ज़रूरत है कि हो गई तो आप विड्रा भी कर सकते हो, अगर आपको पैसे की ज़्यादा हो गए तो आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो रेगुलरली। ये भी एक बेनिफिट है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स the funds regularly give the information to the investors, the funds, what is the value of investment, in the addition closer portfolio, like क्या क्या schemes है, क्या क्या investment की क्या outlook है, what is the investment strategy of the fund manager, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगा उसमें कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो हमारे शेयर होल्डर है उनको क्या पता कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेंगे, तो what the product they have to launch, there are different diversification strategies, growth and development as well। तो इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर हम डिसएडवांटेज, इसमें डिसएडवांटेज भी है। no control over costs, in the investor pays investment management fees along with as he remains with the fund, even while the value of his investment are declining he has to pay for the fund distribution charges। इसमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगते हैं, वो आपको पे करने हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट फिर से डिक्रीज भी हो रहा है वैल्यू उसका तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। नो टेलर मेड पोर्टफोलियो, द वेरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल आर कॉर्पोरेट, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मे फाइंड दैट the constant as they will not able to build their own portfolio of shares
बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़। इसका भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते रिगार्डिंग योर फंड्स, क्योंकि आपका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है इसको मैनेज करने में। Managing a portfolio of funds. Availability of large number of funds can easily mean to have a choice of investor, so he may again need advice how select funds to achieve their objectives. ये भी एक रहता है कि जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज होता है फंड मैनेजर से, आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि चॉइस ऑफ फंड, मैं कौन सा फंड चूज़ करूं कि आपको बेनिफिट मिले जो अभी आपका ये जो है फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव करने में। डिले इन रिडेम्पशन, इट कैन टेक 3 to 6 days for redemption of their units to get money back into the investors account. It is, yes, of course it is very necessary. अगर आपको रिडेम्पशन करना है, शेयर यूनिट्स बेचने हैं, तो आपको 3 से 6 दिन लगेंगे वो पैसे आपके अकाउंट में आने के लिए। थैंक यू। म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम बेस्ट, while instruments like shares give high return at the cost of high risk, investment like NSC and bank depositors give lower interest but the safety is very high, right? Mutual funds aim to strive between the risk and the return and give the best ऑफ द बोथ टू द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल अगर आप एफडी करते हो उसमें भी आपको रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी कम है। अगर आप शेयर्स में डालते हो रिटर्न ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। इन दोनों को एक मेडिटेटर मिल गया है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, फंड स्पॉन्सर ट्रस्ट्स, उसके बाद रहता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, देन ये जो ट्रस्टीज़ है ये भी यही कस्टोडियंस होते हैं उस फंड के, और एजेंट्स एंड डिपॉजिटरीज। यहाँ पे फंड मैनेजर ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेते हैं और डिपॉजिटरी ट्रस्टी ही उनका ख्याल रखते हैं। ओके, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, आई विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट टू यू। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन क्या करें, इसमें एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फंड स्पॉन्सर की बात करते हैं, एनी पर्सन और ए कॉर्पोरेट बॉडी कैन एस्टैब्लिश ए म्यूचुअल and a registry with SBI, sorry, SEBI, Securities Exchange Board of Income. Form a trust and appoint a board of trustees. Appoint a custodian and asset management company either directly and through the trust in accordance with the SEBI regulations. तो ये चीज़ रहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा और कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी एस्टैब्लिश कर सकती है म्यूचुअल फंड्स टू रजिस्टर्ड विद सभी के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद। सभी रेगुलेशंस आल्सो डिफाइन द स्पॉन्सर मस्ट कंट्रीब्यूट 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कम से कम 40% आपका खुद का पैसा होना चाहिए तभी आप एक ट्रस्टी बना सकते हो। Trustees create through a document called trust deed that is executed by fund sponsor and registered with the SEBI. Then the mutual funds managed by board of trustees, any इंडिविजुअल एंड ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट बॉडी। ओके, कोई भी ट्रस्टी बन सकता है, इसमें वो नहीं है। प्रोटेक्टर ऑफ यूनिट होल्डर्स इंटरेस्ट, ये किस लिए बनाया जाता है कि इन जो भी इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में उनका इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, यानी कि उनका फ़ायदा सिक्योर करने के, उनकी सिक्योरिटीज़। 2/3 ऑफ ट्रस्टीज शैल बी इंडिपेंडेंट पर्सनस, यानी कि 3 में से 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शुड नॉट एसोसिएटेड विद द स्पॉन्सर, उनके स्पॉन्सर से कोई भी कनेक्शंस नहीं होने चाहिए। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होते कंपनी में, उसी तरीके से ये भी हो। ट्रस्टीज अप्रूव ईच एंड स्कीम फ्लोटेड बाय एएमसी, इसके पास अप्रूवल करने की राइट्स होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के, और जो राइट टू रिक्वेस्ट है एनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के लिए। may take corrective actions if they believe that the conduct of fund business is not according, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि ये जो फंड का बिजनेस है यानी कि म्यूचुअल फंड्स सभी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। हैव टू राइट टू डिसमिस द एएमसी, उनके पास राइट रहता है कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रिजेक्ट कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। एंश्योर्स दैट एनी शॉर्टफॉल इन नेटवर्थ ऑफ एएमसी इज मेड अप, अगर कोई भी शॉर्टफॉल हो रहा है उनको वो सब कुछ देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स है कंपनी में, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। ऑब्लिगेशंस अगर हम देखेंगे इनकी क्या क्या रहती है, एंटर्स इनटू द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद एएमसी, एंश्योर दैट फंड ट्रांजैक्शंस आर अकॉर्डिंग टू विद ट्रस्ट डीड एंड फ्लोरिशिंग सभी हाफ ईयर बेसिस ए रिपोर्ट ऑफ फंड एक्टिविटीज़। ये बहुत ही बड़ी ऑब्लिगेशन है कि आपको रिपोर्ट देना है हाफ ईयर का सभी को।
ensure there is no change in the fundamental attributions of the scheme or a trust or any other charges which will affect the interest of unit holder. It happens without informing the unit holder. कोई भी चेंज अगर इंटरेस्ट में, फी में या अदर चार्जेस है तो विदाउट द इंफॉर्मिंग द यूनिट होल्डर्स, तो उनको ये भी चीज़ इंश्योर करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यूनिट होल्डर्स को. रिव्यू द इन्वेस्टर्स कंप्लेंट रिसीव्ड एंड रिड्रेसल देम दैन द सेम बाय द एएमसी. अगर कोई कंप्लेंट है यूनिट होल्डर का, उनका भी ख्याल ज़रूर रखना है एएमसी को. एंड आल्सो दे हैव टू नीड टू रिड्रेसल दीज कंप्लेंट्स एज सुन एज पॉसिबल. एएमसी क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी. Acts as an investment manager of the trust under the board of supervision and directions of the trust. एएमसी एक कंपनी होती है जो सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है. फॉर एग्जांपल जो ट्रस्ट के साथ एसोसिएटेड होती है. हैज़ टू बी अप्रूव और रजिस्टर्ड विद सभी. इनको रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी में, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं आती है, इनको सभी एक्ट में ही एक तरह से इन्वॉल्व किया गया है. While floating and managing the different investment schemes in the name of trust and according to with the SEBI regulations. अगर सभी की regulations है, उनको जो जितने भी floating है इन्वेस्टमेंट है उनके नाम पे, यानी कि ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द सभी रेगुलेशंस ही चलना पड़ेगा, खुद के रेगुलेशंस नहीं बनाने. एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ टू रिपोर्ट. फॉर एग्जांपल जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो जो यूनिट होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सभी को दिखाने हैं. एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ नॉन स्पॉन्सर आर ट्रस्ट. 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि वो खुद बात कर सकते विदाउट एनी दबाव, विदाउट कोई भी, उनको कोई भी तरीके से दबाव नहीं होना चाहिए उन पे ऊपर, वो खुले में बात कर सकते हैं. राइट. अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, फ्लोट इन्वेस्टमेंट स्कीम आफ्टर रिसीविंग द पेयर अप्रूवल फ्रॉम then send quarterly reports to the trustees, make request disclosure to the investment in such areas like NAV, net amount value, so and repurchasing price. मस्ट मेंटेन नेट वर्थ एटलीस्ट 10 करोड़ एट ऑल द टाइम. क्योंकि अगर किसी ने फंड की ज़रूरत है, वापस करना चाहता है म्यूचुअल फंड से, उनके लिए पैसे रखने ओब्लिगेशन है 10 करोड़ रुपीज़. Will not also purchase and sell securities through any broker which is average of 5% or more aggregate purchase or the sale of that securities made by mutual funds. कोई भी वो सेल नहीं कर सकते एजेंट्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, जो भी 5% एवरेज होता है, यानी कि 5% एवरेज, यानी कि एक साल में 5%. एएमसी कैनॉट एक्ट एज ए ट्रस्टी और एनी अदर म्यूचुअल फंड. एएमसी जो है, जो क्रिएट हुआ है, जो एसोसिएटेड है किसी ट्रस्ट के साथ, वो दूसरे ट्रस्ट का वो एएमसी एक्ट नहीं कर सकता, यानी कि वो दूसरे ट्रस्ट का काम नहीं कर सकते. डू नॉट अंडरटेक एनी अदर एक्टिविटीज़ कन्फ्लिक्टिंग एंड मैनेजिंग द फंड्स. कोई भी दूसरा काम वो नहीं कर सकते.